हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 11 इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड विद एग्जामिनेशन, कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो क्या 11 इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये 11 इंपॉर्टेंट टिप इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। और एक बात और है, मैं जनरली अपने लेक्चर्स में कहती नहीं हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बट इस वीडियो में मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि ये 11 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं इसको लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सजेशन है और सबसे पहली टिप कह लीजिए जो मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जनरली यूनिवर्सिटीज में जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, ठीक है, सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होते हैं या जो ईयरली कोर्सेज भी हैं उनमें जो एग्जाम होते हैं ईयर एंड पे, वो जनरली कितने घंटे के होते हैं? 3 घंटे के। और इस 3 घंटे में आप अपनी पिछले 6 महीने की पढ़ाई या जो पिछले 1 साल की पढ़ाई है, जो भी आपने समझा, जो कुछ भी सीखा, वो सब आप इस 3 घंटे में अपनी कॉपी में लिखते हैं। ठीक है। तो यानी ये 3 घंटे बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका प्रॉपरली मैनेज करना, इसको इस 3 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज करना, इसको मैनेज करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो सवाल तो ये समझ में आ गया कि बहुत जरूरी है, बट कैसे करेंगे मैनेज। सवाल ये आता है कि टाइम मैनेजमेंट मैंने बता तो दिया कि ये 3 घंटे बड़े क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन को हम कितना समय देंगे, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। बट सवाल ये आता है, आप करेंगे कैसे मैनेजमेंट? इन 3 घंटे को कैसे आप फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे? तो इसका जो जवाब है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। रुकिए, पहले एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ये जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में सीसीएस यूनिवर्सिटी से, जैसे हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो उसका मैं चलिए एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे इनका जो बीबीए का कोर्स है, इनका जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। जो एक्सटर्नल होता है वो 75 मार्क्स का होता है, इंटरनल 25 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो आपका जो एक्सटर्नल पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 75 मार्क्स का होता है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं। ठीक। मैं एग्जाम्पल लेके केवल आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप करेंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। तो देखिए, जैसे इनका सेक्शन ए जो आता है उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, तो 15 नंबर का हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी जो होता है इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। तो यानी सेक्शन बी भी कितना हो गया? 15 नंबर का। ऐसे ही फिर सेक्शन सी है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 3 करने होंगे। ठीक है। हर क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का हो गया? 45 मार्क्स का हो गया सेक्शन सी। ठीक। तो समझ में आ गया, सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 15 नंबर का, एंड सेक्शन सी कितने का हो गया? 45 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए? 75 मार्क्स। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर जनरली डिजाइन होता है, और ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा ही पैटर्न होता है। ये मैं केवल एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, और ये पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे होता भी है हर साल। ठीक है। वरना नॉर्मली यही पैटर्न है। मैं केवल ये आपको बता रही हूँ कि कैसे आप करेंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक। तो पहले एक बार मैं फिर से स्क्रीन क्लियर करती हूँ। देखिए, अब आप देख रहे हैं सेक्शन ए ये है, सेक्शन बी 15 का है, सेक्शन सी 45 का है। तो आपका जो 75 नंबर का पेपर है इसमें 45 मार्क्स तो आ रहे हैं सेक्शन सी से। यानी सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, इसका क्या है? मैक्सिमम वेटेज है। 75 मार्क्स का जो पेपर है इसमें 45 मार्क्स कहाँ के हैं? सेक्शन सी के हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 60%, 60% मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन सी से आ रहे हैं। ठीक है। इसका वेटेज 60% है। सेक्शन बी का वेटेज कितना है? 20%। सेक्शन ए का वेटेज कितना है? 20%। तो इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, या करना कौन सा चाहिए? तो एक मैं सजेशन देना चाहूंगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इसमें आप देखिएगा जो सेक्शन हाईएस्ट वेटेज का हो। ठीक है। जो सेक्शन हाईएस्ट वेटेज का हो, जिस सेक्शन के सबसे ज्यादा मार्क्स हो ना, उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, सेक्शन सी देखिए 45 मार्क्स का है, 75 में से 45 मार्क्स जो है सेक्शन सी के हैं, तो सबसे पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट करना चाहिए। सेक्शन सी से आपको कितने मिल सकते हैं? 60% मार्क्स आपको सेक्शन सी से स्कोर हो सकते हैं। तो यहाँ ये सेक्शन सी सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए।
ठीक है। इसका फायदा क्या है, क्योंकि देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्जाम शुरू होता है, तो आप एकदम फ्रेश माइंड से रहते हैं, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है एकदम फ्रेश है आपके माइंड में। तो सबसे पहले तो वो लिखिए ना जो एकदम आप तेजी में, एक्चुअली क्या होता है जब एग्जाम शुरू होता है तो स्पीड हमारी काफी तेज होती है, फिर धीमे धीमे 3 घंटे का समय है, धीमे धीमे स्पीड स्लो होने लगती है। तो पहले हमें अपना बेस्ट आउटपुट जो है ना वो सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन के लिए करना चाहिए। तो क्योंकि सेक्शन इस एग्जाम्पल में सेक्शन सी, क्योंकि इसका हाईएस्ट वेटेज है, 45 मार्क का है, 60% का है, तो इसलिए सबसे पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद सेक्शन बी, एंड उसके बाद सेक्शन ए या सेक्शन बी, दोनों इक्वल वेटेज के हैं, जो आप करना चाहें उसके बाद करना चाहिए। ठीक। अब सवाल ये आता है कि टाइम कितना दें। ठीक है। तो 3 घंटे का समय है, 3 घंटे का समय है। सेक्शन सी 60% का वेटेज है, सेक्शन बी 20% का वेटेज है, एंड सेक्शन ए 20% का वेटेज है। ठीक है। तो हमें टाइम कितना देना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, अब जो मैं आपको टाइम का बताने जा रही हूँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हम सेक्शन सी, या कह लीजिए जो हाईएस्ट वेटेज का सेक्शन है, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और उसको हम 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 45 मिनट तक का समय दें। ठीक है। और ये जो फिगर मैं यहाँ पे लिखा है दैट इज रफ फिगर, अप्रोक्सीमेट फिगर है ये। ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ 1.5 घंटे में कर लीजिएगा तो 1.5 घंटा एकदम हार्ड एंड फास्ट, ऐसा नहीं है। तो 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 45 मिनट तक आपको किसमें देना है, सेक्शन सी जो हाईएस्ट वेटेज का है उसको दीजिएगा। एंड सेक्शन बी और सेक्शन ए क्योंकि इक्वल वेटेज के हैं, ठीक है, दोनों से कितना कितना मिल रहा है, 15 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, 15 नंबर यहाँ से कर सकते हैं। तो सेक्शन बी और सेक्शन ए कितने आप मिनट देने चाहिए, आपको 35 मिनट देने चाहिए। तो 35 मिनट सेक्शन ए को, ठीक है, 35 मिनट सेक्शन ए को, 35 मिनट सेक्शन बी को, एंड सेक्शन सी को आपको 1.5 घंटे से लेकर के 1 घंटा 45 मिनट तक देना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने 3 घंटे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जो 10 से 15 मिनट बचेंगे, अभी भी आपको समय बचेगा, 10 से 15 मिनट जो बचेंगे उसमें क्या करना चाहिए बताइए। कॉपी सबमिट करने से पहले क्या करना चाहिए, रिवीजन। रिवीजन तो मस्ट है, एक बार जरूर नजर दौड़ा लेना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। ठीक है। तो रिवीजन जरूर करना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी कीवर्ड्स हैं, उनको उस दौरान हाईलाइट कर लेना चाहिए जल्दी से। ठीक है, हाइलाइटिंग का काम एंड रिवीजन का काम साथ में लास्ट में होना चाहिए, और उसके लिए समय तो छोड़ना ही है। ठीक है। और एक चीज और है, ये मैंने देखी है कि जैसे अब काफी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, बी कॉपी का ट्रेंड खत्म हो गया, अब बी कॉपी नहीं मिलती, 40 पेजेस या 32 पेजेस की कॉपी मिलती है। तो सेक्शन सी जो हाईएस्ट वेटेज का सेक्शन है वो पहले करेंगे, तो इसका फायदा ये भी होगा कि आप जो जितना लंबा लिखना चाहते हैं आंसर, जितने नंबर ऑफ पेजेस आप उसको देना चाहते हैं आप दे पाते हैं। क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है कि एग्जाम में बच्चे अगर पहले सेक्शन ए कर रहे हैं, सेक्शन बी कर रहे हैं, फिर सेक्शन सी वो जितना लिखना चाहते हैं ना, उनके पास कंटेंट है, वो लिखना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कॉपी में पेजेस ही नहीं बचे, ऐसा भी केसेस हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी मैक्सिमम वेटेज वाला जो सेक्शन हो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। और अपने समय को, अपने 3 घंटे के समय को, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया है, अपने 3 घंटे के समय को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, क्योंकि 60% है ना, सेक्शन सी का वेटेज 60% है, तो इसलिए मैंने 3 घंटे का 60% समय इसको दे रही हूँ मैं। ठीक है। और फिर बाकी जो बचा हुआ समय है उसको इक्वली मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी का इक्वल वेटेज है। तो अपने समय को सेक्शन के वेटेज के हिसाब से प्रॉपरली डिवाइड करिए। ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न तो पहले से पता होगा, आपकी यूनिवर्सिटी में किस टाइप का एग्जाम का पैटर्न है वो पहले से पता होगा, तो पहले से दिमाग में क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में जाने से पहले क्लियर होना चाहिए कि आप हर सेक्शन को कितना समय देंगे। ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहला सजेशन है कि टाइम मैनेजमेंट, वो जो 3 घंटे, जो क्रूशियल 3 घंटे होते हैं आपके एग्जाम के, वो जरूर प्रॉपरली अच्छे से आपके प्लान होने चाहिए कि आप हर सेक्शन को कितना समय देने वाले हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहला सजेशन है मेरा। दूसरा जो मेरा सजेशन है वो ये है कि एग्जाम में भले ही पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, ठीक है, ठीक है, आपसे केवल थ्योरी पूछी गई है, सपोज करिए कोई भी टॉपिक है, आपको आपसे केवल थ्योरी पूछी गई है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में जितना ज्यादा आप फ्लो चार्ट बना लें, जितना ज्यादा डायग्राम बना लें, जितना ज्यादा फॉर्मूला, ठीक है, जितना ज्यादा आपको अगर फॉर्मूला आता है, थ्योरी पूछी गई है बट फॉर्मूला अगर पता है तो फॉर्मूला लिखना चाहिए, ग्राफ अगर पता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, टेबल अगर बनती है उस
क्वेश्चन पे, तो टेबल बनानी चाहिए। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन आप लिख रहे हैं वो पिक्टोरल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि सोचिए जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको अगर पूरा पैराग्राफ फॉर्म में कुछ कंटेंट मिलेगा तो उसे पढ़ने में समय लगेगा ना। लेकिन इस तरीके से देखिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर है कि शेयर कितने हैं, दो टाइप के, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। फिर प्रेफरेंस कितने टाइप के हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ये देखिए कितना क्लियर है ना सारी चीजें। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फ्लो चार्ट में लिखें। और एक चीज और है, एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट अगर पूछा गया, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, सपोज करिए पूछा गया, तो उसका फॉर्मूला तो नहीं पूछा गया ना, बट आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लिखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट इज एफ बाई सी। ये क्या होता है, एफ बाई सी, एफ मतलब फिक्स कॉस्ट, सी मतलब कंट्रीब्यूशन। इसको लिखिए और इसको इस तरीके से डिब्बे में बंद करिए, फॉर्मूला लिखिए, इसको डिब्बे में बंद करिए। ठीक है। और अगर कोई डिफरेंस वगैरह पूछा जा रहा है तो इस तरीके से टैबुलेशन फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे देखिए इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस है तो प्रॉपर टैबुलेशन फॉर्म में ऐसे बनाइए। सप्लाई डिमांड, ठीक है, आपसे सप्लाई डिमांड केवल पूछा गया है, बट अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो जरूर इसका ग्राफ बनाइए, सप्लाई का एंड डिमांड का ऐसे बनाइए। ठीक है। जैसे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, तो उसका बहुत अच्छा ये पिरामिड वाला डायग्राम बनता है ना। वैसे तो आप लिखेंगे इसके बारे में, आपको जो 5 स्टेजेस इसमें है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में, वो स्टेजेस तो लिखनी है। लेकिन अगर आपने ये डायग्राम बना लिया ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन कह लीजिए एग्जामिनर पे पड़ता है। और एग्जामिनर ने ये डायग्राम देख लिया तो एग्जामिनर को पहले ही समझ में आ गया कि आपको पता है कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के 5 वो लेवल्स कौन से हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए एग्जाम में जितना ज्यादा फ्लो चार्ट, जितना ज्यादा डायग्राम, फॉर्मूले, ग्राफ बनाए उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जितनी ज्यादा टेबल वगैरह से अपना कंटेंट प्रेजेंट करें। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड सजेशन है। तीसरा सजेशन मेरा ये है, जो थोड़ा सा हाइड हो गया है, जो राइटिंग हो ना एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रही एकदम बढ़िया राइटिंग हो, बट राइटिंग शुड बी लिजिबल। जो आपकी राइटिंग है ना, वो लिजिबल, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा था मैंने। जो आपका मेरा तीसरा सजेशन है वो ये है कि आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए एग्जाम में ना, दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग मैं नहीं कह रही, बहुत सुंदर राइटिंग सजा सजा के लिख रहे हैं वैसा नहीं, बट क्लियर होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर एनफ टू रीड, यानी क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जैसे कुछ केसेस मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं। अच्छा, ये सारे जो सजेशन दे रही हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो 14-15 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे दे रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है, बट वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनकी राइटिंग बहुत साफ नहीं है, जिसे मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा भी हुआ कि बहुत अच्छा, मुझे पता है वो स्टूडेंट बहुत नॉलेजेबल है, उन्हें पता है, लेकिन उनकी राइटिंग ऐसी है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही। ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग होनी चाहिए, बट इट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये बहुत कह लीजिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाएगा आपने क्या लिखा है तो नंबर कैसे देगा। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी जो राइटिंग है ना, दैट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद चौथा सजेशन आपको ये है कि आंसर जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में न दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर हो। ठीक है। पॉइंट्स के फॉर्म में जैसे सपोज करिए पूछा गया है कि बेनिफिट्स ऑफ कुछ भी, बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ मोटिवेशन ऐसे करके कोई टॉपिक है। ठीक है। तो मोटिवेशन का बेनिफिट, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का बेनिफिट क्या है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर तीसरा पॉइंट लिखा, फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो इस टाइप से कोशिश किया करिए। ठीक है, कि हमेशा आंसर जो हो वो पॉइंट्स में हो। ठीक है, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, एग्जामिनर तुरंत वो पॉइंट देखेगा, वो कीवर्ड्स देखेगा और समझ जाएगा कि आपको आंसर आता है। ठीक है। बट अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो उसमें पूरा ढूंढना कि कहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है जो आपकी कॉपी चेक करता है एग्जामिनर। ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स में आंसर लिखें। ठीक। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सजेशन आपको देना चाहूंगी, दैट इज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये बहुत सिंपल सी बात है बट मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करूं कहूंगी। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, कॉपी पे, आपका जो एग्जामिनेशन की जो कॉपी मिलती है उस पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं बट लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये बहुत काम के होते हैं।
मैं सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कौन सी पेन यूज करनी है, ब्लू यूज करनी है, ब्लैक यूज करनी है, बॉल पेन यूज करनी है, या कुछ अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या रिस्ट्रिक्टेड है, वो सारे। और फिर एग्जामिनेशन का पैटर्न भी तो कभी कभार चेंज हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सीधे एग्जाम में पता चला कि इस बार पैटर्न चेंज है, तो वो लिखा है, वो लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ेंगे आपको तब पता चलेगा। तो एग्जाम शुरू होने के बाद नहीं, आपको पेपर पहले से मिल जाता है, ठीक है, पेपर सॉरी बोल रही हूँ, पेपर कॉपी मिल जाती है पहले से। पेपर तो एकदम टाइम पे आपको मिलता है। तो पेपर के ऊपर तो थोड़े से इंस्ट्रक्शन होते हैं, कॉपी पे होते हैं इंस्ट्रक्शन, एडमिट कार्ड पे होते हैं इंस्ट्रक्शन, तो वो जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, तसल्ली से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो स्टूडेंट को नहीं पता होती है, फिर बाद में एग्जामिनेशन के बाद उसे पता चल रहा होता है, अरे ऐसा भी था क्या, इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, इस बार 3 नहीं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट टिक करूंगी, ठीक है। अगला सजेशन ये है कि जो ओएमआर शीट मिलती है, ठीक है, जनरली आजकल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम में भी जो ओएमआर शीट मिलती है आपको, ठीक है, रोल नंबर वगैरह फिल करने के लिए जो ओएमआर शीट मिलती है, या आपकी जो मेन कॉपी है उसकी जो पहली शीट होती है दैट इज ओएमआर शीट, तो उस पे आप जो रोल नंबर फिल करते हैं ना, आपको बहुत तसल्ली से वो रोल नंबर फिल करने चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा था दैट शुड बी फिल्ड प्रॉपरली, ये कट गया है। तो रोल नंबर जो आप ओएमआर शीट पे फिल करते हैं दैट शुड बी फिल्ड प्रॉपरली, वो बहुत तसल्ली से धैर्य के साथ भरना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि ओएमआर शीट पे व्हाइटनर नहीं लगता है, ओएमआर शीट पे व्हाइटनर नहीं लगता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। और ये गलती जनरली फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, जनरली ये गलती वो लोग करते हैं, ठीक है। हड़बड़ी में आपने, जैसे अगर 9 बॉक्सेस हैं इसमें, ठीक है, 9 बॉक्सेस हैं, तो स्टूडेंट ने शायद पीछे से शुरू कर दिया यहाँ से, और आपका रोल नंबर भी 9 डिजिट का है, ठीक है, तो स्टूडेंट ने पहला बॉक्स छोड़ दिया और यहाँ से भरना शुरू किया, तो अब आखिर आखिरी डिजिट तो आ ही नहीं पाएगा इसमें। तो इस टाइप की बहुत गलती होती है, या 0 0 2 बार लिख दिया, या कुछ भी इस टाइप की मिस्टेक हो गई, और फिर उसके बाद स्टूडेंट वाइटनर मांगते हैं, और वाइटनर ओएमआर शीट पे नहीं लगता है, उस समय दे भी दिया जाता है, जो मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, या मैं बाकी कॉलेजेस में जो देखती हूँ वाइटनर दिया भी जाता है, बट वाइटनर फिर आपकी कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम आती है, वाइटनर नहीं लगता है कॉपी पे, ठीक है, कॉपी के फ्रंट पेज पे ओएमआर शीट पे वाइटनर नहीं लगता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए कॉपी एग्जामिनेशन में पहले दी जाती है, आधे घंटे पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है? जब बच्चा अपनी सीट पे बैठ जाता है उसके बाद कॉपी दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि स्टूडेंट तसल्ली से अपना रोल नंबर भर ले, रोल नंबर भरने में कोई हड़बड़ी ना हो, ठीक है। और ये मैं स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आप एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, आपको पता चल जाता है कि रोल नंबर ध्यान से भरना है, ठीक। बट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत वाइटनर यूज करते हैं, नहीं यूज करना चाहिए, कॉपी चेकिंग में दिक्कत आती है, ठीक। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो सजेशन देना चाहूंगी दैट इज क्वेश्चन नंबर शुड बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए, ठीक है। ये बात भी ध्यान नहीं रखते स्टूडेंट जनरली कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बट उन्होंने गलती से शायद क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, या 2 लिखा था उसको कट कर दिया है, तो अब उन्हें सीक्वेंस में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कॉपी चेकिंग हो रही होती है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे पड़ा है, तो सीधे हम क्वेश्चन पेपर हमारे पास होता है, ठीक है, और फिर हम सीधे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होते हैं, और उसके हिसाब से हम आंसर को मैच करा रहे होते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं है, या उसके रिगार्डिंग इसने आंसर लिखा है कि नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखना, ठीक है, ये आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन लिखा है ये लिखना प्रॉपरली बहुत जरूरी है। और ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, हम लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं, एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें भी हम लोग कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर भी स्टूडेंट काफी गलत लिखते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, अगला सजेशन क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन शुड बी एट वन प्लेस, ठीक है। मतलब, एक मिनट पहले मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। जितने भी सेक्शन हैं एक क्वेश्चन के, वो एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए आपने सेक्शन बी कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन 2 सपोज करिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक साथ सीक्वेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सेक्शन बी का आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, फिर सेक्शन सी का आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, फिर सेक्शन ए का आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, तो ऐसा मत किया करिए, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे
ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पहले क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा, फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 देखना होगा। तो इससे मतलब क्या लीजिए, थोड़ा सा हैब्जर्ड आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, बाकी नंबर मिलने में ऐसा नहीं है कि आपने सही लिखा तो आपका काट दिया जाएगा, ऐसा एकदम नहीं होगा। ठीक है, ये तो एकदम नहीं होगा। लेकिन बट एक सीक्वेंस में अगर चीजें लिखी रहेंगी ना, तो कॉपी चेकिंग में बहुत इजी रहता है। और फिर अच्छे अच्छे नंबर आपको मिलते जाएंगे, आपकी कॉपी चेक होती जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए एक सजेशन है कि एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन आपने उठाया है, उसके सारे क्वेश्चन साथ में, फिर सेक्शन सी उठा लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन साथ में, फिर उसके बाद सेक्शन ए कर लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन साथ में। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपकी कॉपी के जो सॉल्यूशन है वो एक सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक। अगला जो सजेशन है वो है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके सॉल्यूशन में, जितने भी कीवर्ड्स हैं दैट शुड बी अंडरलाइन, वो अंडरलाइन होने चाहिए। कीवर्ड समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका जो सॉल्यूशन है उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा मेरे जो नोट्स होते हैं, जो पीपीटी होती है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही होती है, उसमें जितने भी कीवर्ड्स होते हैं मैं उनको क्या करती हूँ, हाईलाइट करके रखती हूँ, उनको दूसरे कलर से हाईलाइट करके रखती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बात कहूँ, ये देखिए जैसे मैंने सजेशन 9 इसको दूसरे कलर से बोल्ड किया हुआ है ना। ठीक है, सजेशन 10 इसको दूसरे कलर से बोल्ड किया हुआ है। वैसे ही आप कॉपी में क्या करेंगे, जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको आप अंडरलाइन करके रखेंगे। ठीक है, और ये कब करेंगे, रिवीजन के टाइम। जब आप रिवीजन करेंगे तो साथ में अंडरलाइन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए और रिवीजन अपना देखते जाइए सब सही है कि नहीं है। और ये जो अंडरलाइन करेंगे, ये ब्लैक या ब्लू स्केच पेन या पेन यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक। और एक चीज, वैसे तो स्टूडेंट को पता रहता है जनरली, बट कुछ स्टूडेंट नहीं पता रहता फर्स्ट ईयर में जनरली, कि रेड पेन और ग्रीन पेन या स्केच पेन तो यूज करनी ही नहीं है। ग्रीन पेन प्रिंसिपल सर की पेन होती है, एंड ग्रीन सॉरी रेड जो है वो टीचर्स की होती है, एंड ग्रीन प्रिंसिपल की पेन होती है। ठीक है, तो ये दो कलर तो आपको यूज ही नहीं करने एग्जाम में। और एग्जाम में ऐसा कोई रंग बिरंगी कॉपी मत किया करिए, बस ब्लैक या ब्लू आप यूज करें, स्केच पेन या पेन। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। और अगर फॉर्मूले वगैरह है तो फॉर्मूले को क्या करिए, डिब्बे में बंद। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई सी। एफ मतलब फिक्स कॉस्ट, सी बाई कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये डिब्बे में बंद। ठीक। और आंसर अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसका आंसर आ रहा है, सपोज करिए फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, फिक्स कॉस्ट आ गई 1000। ठीक है, तो आंसर ये आ गया, इसको डिब्बे में बंद करिए, लिख दीजिए यहाँ पे दिस इज द आंसर, आंसर है, या लिख दीजिए दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर, सॉल्यूशन, फॉर्मूला ये एकदम हाईलाइटेड होने चाहिए, कॉपी पलटे तो सीधे हमें मेन चीज दिख जाए। ठीक। अगला जो सजेशन है, सजेशन 10, वो ये है कि मस्ट चेक, ओहो ये सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम शुरू होने से पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले जो स्टूडेंट है वो जरूर एक बार अपनी पॉकेट, ठीक है, अपनी पॉकेट, अपना पेंसिल बॉक्स और अपने हाथ, ठीक है, और अपनी डेस्क जरूर एक बार चेक कर ले। वैसे तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इन्विजिलेटर कहता है कि अपनी पॉकेट, पेंसिल बॉक्स, हाथ, अपने डेस्क, अपनी चेयर के आसपास देख ले, कोई चीज तो नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं है एग्जाम शुरू होने से पहले। बट कभी कभार स्टूडेंट थोड़ा सा एग्जामिनेशन से टेंशन भी होती है, थोड़ा सा इतने प्रेशर में भी होते हैं कि वो नहीं चेक कर पाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि उनके पॉकेट से कोई कागज का टुकड़ा मिल गया। ठीक है, और भले ही उन्होंने चीटिंग के पर्पज से नहीं रखा था, वो पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनके पॉकेट में वो टुकड़ा रह गया और एग्जाम शुरू हो गया है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और कभी कभार स्टूडेंट की आदत होती है कि हाथ पे कुछ लिखा है, ठीक है, लिख लिख के पढ़े थे, हाथ पे कुछ लिखा रह गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपके जो पाम से हाथ पैर सब क्लीन होने चाहिए। ठीक। नहीं तो क्या होगा बताइए, नहीं तो क्या होगा, यूएफएम, यूएफएम जानते हैं ना, अनफेयर मींस, सीधे केस होगा अनफेयर मींस का और पूरे साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा एकदम ना हो, इस कोई कंट्रोवर्सी में आप ना फंसे, तो इसलिए जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मतलब अपनी डेस्क, अपने पॉकेट, अपने पेंसिल बॉक्स, हाथ वगैरह सब देख ले एग्जाम शुरू होने से पहले। ठीक है, और अगर कुछ मिल जाए मिस्टेक से, अगर कुछ मिल गया, ठीक है, तो वो अपने जो भी इन्विजिलेटर है उनके पास जाके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, टीचर को मिले उससे बढ़िया है कि अगर आपको गलती से मिल जाता है तो आप उनको जाके सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आखिरी सजेशन, आखिरी सजेशन ये भी बहुत कह लीजिए बहुत जेन्युइन सा, बहुत सिंपल सजेशन है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जो मैंने देखा है, तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड एंड आई कार्ड दोनों, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आई कार्ड थोड़ा सा कट गया है, आई कार्ड भी बहुत जरूरी है, कहा जाए चाहे ना कहा जाए, एडमिट कार्ड एंड आई कार्ड, आई कार्ड मतलब आपके कॉलेज का आई कार्ड, ठीक है, आई कार्ड एंड एडमिट कार्ड दोनों आपको लेके जाने हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, एडमिट कार्ड तो मिस होना ही नहीं चाहिए,
10 बार चेक कर लीजिए आपने पेंसिल बॉक्स में रखा है कि नहीं, पॉकेट में रखा है कि नहीं। तो आई कार्ड एंड एडमिट कार्ड इज मस्ट, एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज और है कि एग्जामिनेशन में जल्दी पहुंच जाओ। आधे घंटे एग्जामिनेशन का जो सेंटर है उसके गेट पे वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचे कि पास में ही सेंटर है, देर से निकलेंगे, तो ऐसा एकदम मत करिए। बहुत बार आपको नहीं पता कैसी कैसी शायद एडमिट कार्ड भूल जाएं जिसकी वजह से आपको वापस जाना पड़े, या कोई भी दिक्कत आ जाए, ट्रैफिक हो जाए, ऑटो ना मिले, कोई भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, गाड़ी पंचर हो सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि घर से जल्दी निकले, एग्जामिनेशन है, घर से जल्दी निकले। गेट पे वेट कर ले, गेट पे अपनी बुक लेके जाते ही हैं आप लोग, गेट पे थोड़ी देर खड़े होके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा आखिरी सजेशन है। राइट, तो ये थे मेरे 11 सजेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जरूर आपको फॉलो करने हैं। काफी स्टूडेंट, इस समय एग्जाम चल रहा है, खैर एग्जाम तो दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, काफी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम कुछ टिप्स दे दीजिए एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मेरे कुछ 11 सजेशन है जो आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो मेरा जो 11 सजेशन है या जो 10 सजेशन था वो बहुत सिंपल था, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। कि सेंटर पे टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे केसेस देखते हैं कि स्टूडेंट मतलब जिस ऑटो से आ रहा था वो पंचर हो गई, या उसको ऑटो ही नहीं मिल पाई, स्ट्राइक थी, या इस टाइप की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, या आई कार्ड नहीं लाया, एडमिट कार्ड लाया, आई कार्ड नहीं लाया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम स्मूथली हो, कोई दिक्कत ना हो, तो स्टार्टिंग से लेके ये जो 11 सजेशन मैंने दिए हैं जरूर इनको फॉलो करिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस बात का ध्यान रख सके। राइट, तो चलिए आज का ये जो वीडियो है मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और ये अगर 11 सजेशन आपको यूजफुल लगे हैं तो प्लीज इनको लाइक जरूर करिएगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।